हाय बच्चों, आज मैं आपके मैथमेटिक्स के 1 से लेकर 15 तक के सभी चैप्टरों का जो फार्मूलाज है उनके बारे में बात करूंगा। तो जितने भी फार्मूलाज है यही से 1 नंबर के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा हद तक पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अब जो है पेपर स्टार्ट होने से पहले ठीक 1-2 घंटा पहले ही आप ये वीडियो जरूर देख के जाइए, ताकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन का पैटर्न और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा उसमें हल कर सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समय कम है। यहां पर क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का एक जो फेमस फार्मूला है वो क्या है, पहला नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर दिया होगा, एलसीएम एचसीएफ, ये चारों जो है इस फार्मूले से बंधे हुए होते हैं। पहली संख्या जिसे हम पहली संख्या बोलते हैं, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, और यहां क्या है, लासा मासा हिंदी में बोलते हैं, लासा गुणे मासा, है ना, एचसीएफ गुणे एचसीएफ। ये पहला फार्मूला है रियल नंबर से। इस फार्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए क्या है, मान लीजिए पहला नंबर दूसरा नंबर दिया हुआ है, एलसीएम पूछ लिया जाए, एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, तीन चीजें यहां पे, तीन चीजें, 1 2 3 और 4 चीजें यहां पर अवेलेबल है। चार में से कोई 3 चीज आपके गिवन होगी और चौथी चीज आपको निकालना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एलसीएम निकालना है आपको, वहां हमने एक्स मान लिया, बाकी फर्स्ट नंबर दे रखा था 48, सेकंड नंबर दे रखा था 30 और एचसीएफ दे रखा था, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा था 6। तो आपको क्या निकालना था बेटा, एलसीएम। तो डायरेक्टली फार्मूले में आप पुट कर दिए स्टेप बाय स्टेप, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये 6 जो मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में कर दीजिएगा दोनों को, और तुरंत इसका एक्स का आंसर आ जाएगा 240, यही इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले के बेस पे कोई ना कोई क्वेश्चन रियल नंबर से जरूर पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है बच्चों जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद में क्या पूछा जाएगा, जैसे एक सरल देखिए बहुपद, लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसके शून्यक बताइए। तो बेटा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस बी, यानी जहां पर x की पावर 1 हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी रैखिक समीकरण हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स बहुपद जो है एक घात का बहुपद है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर और अगर इसके शून्यक निकालना हो, यानी सिर्फ एक ही शून्यक निकलेगा, तो वो हो जाएगा माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। ए और बी क्या होंगे बेटा, नंबर होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x प्लस 2, ये है हमारे पास एक रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो हमें क्या करना है, इनमें शून्यक निकालना है। इसका शून्यक क्या होगा, तो बेटा सिंपल हो जाएगा, x की वैल्यू जो होगी -2/5, यानी a की जगह 5 रखा, ए क्या है 5 है, बी क्या है 2 है, और माइनस में रखेंगे, याद रखना ये माइनस में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस रैखिक बहुपद का शून्यक, यानी लीनियर इक्वेशन का शून्यक। इसके अलावा हमारे पास दूसरा आएगा पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, यानी गुणांकों और शून्यकों में रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या है, रिलेशन पूछा जाएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। बी और ए क्या है, वही बच्चों नंबर होगा जो कि आपको उस क्वाड्रिक इक्वेशन में देख के डालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपान ए। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल और मूलों का जोड़ दोनों ही आप उसमें दे दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का ले लेते हैं 2x माइनस 6। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है। आपसे पूछा गया है बेटा अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, सिंपल, आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि इसका जर्नल इक्वेशन है। जर्नल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, जर्नल पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन है। जहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए a से इसको कंपेयर कीजिए, तो a बराबर हो जाएगा आपका 5, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो इस तरह से ए बी सी आप यहां से निकाल लिए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए लिखेंगे, फार्मूला पहले लिख देंगे, फिर अल्फा और बीटा का योग निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे बेटा, जमा निकाल देंगे, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, बी की जगह -2। तो माइनस पहले से फार्मूले में है, और -2 बी की वैल्यू भी है। ठीक है, ये रखा, और ए की जगह क्या रखा बेटा 5। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/5। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या निकला बच्चों, 2/2/5। ठीक है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब यहीं पर आपको मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा निकालना हो, अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपान ए होता है ये।
ठीक, सी की जगह क्या रखेंगे -6 और ए की जगह 5, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो बेटा ये जरूर क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों तीसरा चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहली बात तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, 2x + 3y = 6 ऐसे आएगा, या 6 इधर हो सकता है या उधर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके दो इक्वेशन आपको दिए जाएंगे इस तरीके से, माइनस प्लस वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे कर लीजिएगा इक्वेशन को, फिर आप इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 6 और 7 जो उधर है, सी जो उधर है वो इधर ले आएंगे। इधर लाने के बाद देखिए इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ध्यान दीजिए। कहेगा कि एक एक लाइन का इक्वेशन ये है और एक लाइन का इक्वेशन ये है, बताइए कार्टेशियन प्लेन जो होता है इसमें दोनों रेखाएं कैसे, ये दोनों जो लाइन है किस तरह से चलेंगी। ठीक है, तो या तो तीन कंडीशन होगी, या तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, किसी एक बिंदु पे काटेंगी, या तो ये दोनों लाइन क्या होगी, एक के ऊपर एक चलेंगी। ये तीन कंडीशन हो सकती है। अब ये ग्राफ में बना के आपको अगर बोला जाएगा ग्राफ में बना के शो कीजिए तो ग्राफ में बना दीजिएगा, अदरवाइज आपसे बोला जाए कि बताइए इन तीनों ये दोनों लाइन है इसकी जो कार्टेशियन प्लेन्स में किस तरीके से ये मूव करेंगे, राइट, ये पूछा जा सकता है। तो सिंपल है, अगर ये कंडीशन होगी तो जरूर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये तभी होगा जब दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो प्रतिच्छेदित लाइन है, और अगर a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 के बराबर हो जाए, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर ना हो, तब हम कहेंगे दोनों रेखाएं कैसी है बेटा, समांतर रेखाएं। गुण पूछ सकते हैं ना इन दोनों रेखाओं कैसी, क्या क्वालिटीज है, क्या प्रॉपर्टीज है इन दोनों रेखाओं की। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 के, और तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाए c1/c2 के, c1/c2। अगर ये हो जाए तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, यानी इसको हम बोल सकते हैं समपाती रेखाएं बोल सकते हैं, राइट। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस लाइन, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन लाइन, और इसको पैरेलल लाइन, और इसको कॉन्सिक्वेंस लाइन। इस तरह से लाइंस होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये तीन कंडीशन पूछी जा सकती है कि दो इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए कि ये दोनों लाइनें चतुर्थांश में किस तरह से मूव कर रही है, राइट। उसके अलावा मान लीजिए ये इक्वेशन है, आपने क्या किया, a1 क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, a3 क्या हो जाएगा 3, सॉरी b1 क्या हो जाएगा 3 और b2 क्या हो जाएगा 5। इसको कंपेयर कीजिए, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, यानी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जरूर कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस इंटरसेक्ट करेंगे, यानी प्रतिच्छेदित करेंगे। इसके अलावा बच्चों इसमें दो मेथड पूछा जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 5 नंबर में बड़ा आ सकता है, 1 नंबर में ये कंडीशन पूछी जा सकती है, 5 नंबर में दो विधियां करनी है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ठीक है, विस्थापन विधि कहते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों विधियां आपको अपना लेना है, मेरी पिछली वीडियो में अवेलेबल है, आप उसमें चेक कर लीजिए। ओके, ठीक है बच्चों, तो चौथा चैप्टर है आपका क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax² + bx + c = 0। ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन है। और इसमें क्या पूछा जाएगा बच्चों, एक तो पूछा जाएगा नेचर ऑफ रूट। क्या पूछा जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स। डायरेक्ट पूछा जाएगा मूलों की प्रकृति, जिसको हिंदी में कहते हैं मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति बेटा तीन मतलब स्टेप्स हैं, आपको कैसे करना है, b² - 4ac अगर बड़ा हो 0 से तो मूल कैसे होंगे, यहां लिख देते हैं, b² - 4ac बड़ा हो 0 से तो हम क्या लिखेंगे, मूल कैसे है बच्चा, मूल वास्तविक, वास्तविक यानी रियल होंगे।
रियल होंगे और अलग अलग होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू हो 0 तो भी मूल कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, यानी मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक या रियल, मूल वास्तविक होंगे। और यहां पर ना मूल बराबर भी होंगे, जिसके अल्फा और बीटा निकलेंगे ना, ये मूल जो है बराबर होंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के जो भी अल्फा बीटा निकलेंगे वो हमेशा बराबर होंगे, यही अब बोला गया है, बराबर होंगे। तीसरा क्या कंडीशन है, तीसरी 4 स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स, यानी मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, बस इतनी कंडीशन है। बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या बोलते हैं बेटा, विविधकर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशंस, डी से निकालते हैं, ठीक है। आप डी निकालोगे, डी यानी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, अगर ये बड़ा हो 0 से तो मूल रियल है, ठीक है, और अलग अलग है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो 0 के तो मूल क्या होंगे बेटा, तो रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, दोनों इक्वली होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो क्या हो जाएगा, मूल नो रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे। इसके अलावा बच्चों इस क्वेश्चन से ये पूछा जाएगा कि भैया जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसके अल्फा और बीटा निकालिए, इसके अल्फा और बीटा निकालिए, यानी शून्यक निकालिए, शून्यक। तो शून्यक निकालने की दो विधि है। नंबर एक, पहली विधि है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को डिस्ट्रॉय करो, मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, मेरे वीडियो में अवेलेबल है, आप देख लोगे। और दूसरी क्या है, कौन सा है, क्वाड्रिक फार्मूला, जिसको बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ध्यान रखना बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि मिडिल टर्म अलग करने के बाद भी हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आप समय मत लगाइएगा, तुरंत आप क्वाड्रिक इक्वेशन ए बी सी तो निकाल ही लोगे, तुरंत इस फार्मूले में रखना और उसका क्या निकाल लेना, अल्फा बीटा निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। एक बार प्लस लेना यहां पर और एक बार माइनस लेना यहां पर, बस इस प्रकार से आपके अल्फा और बीटा निकल जाएंगे, ठीक है बच्चों। पांचवा चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जिसको एपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए और डी, ए और डी आपको मिल गया तो आप पूरी की पूरी सीरीज लिख सकते हो। इसके अलावा दो फार्मूले हैं इसमें, एन, एन क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स की वैल्यू, टर्म्स की वैल्यू ये एन के फार्मूले से निकलती है। और एन क्या है, कितने नंबर टर्म्स है, ठीक है, वो है। तो ये वैल्यू ऑफ टर्म्स यानी एनवा पद, एनवा पद यानी nth टर्म्स निकालने का ये फार्मूला होगा, n टर्म्स निकालने का ये फार्मूला होगा, और सम ऑफ nth टर्म्स, जितने भी पद हैं उन सब का अगर जमा निकालना हो, जोड़ निकालना हो, पदों का जोड़, पदों का जोड़, तो ये फार्मूला है बेटा। इस फार्मूले में ध्यान रखना कि यहां पर a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी अगर दिया हो और a दिया हो तो n/2 करके आप एसएन डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये फार्मूला तो है ही। ये l क्या होता है, l यही है बेटा an, इसकी जगह आप an भी लिख दोगे ना तो एक ही बात है, l मतलब या an, l ही लिखते हैं यहाँ पे, एल बराबर एन भी लिख सकते हैं, एन मतलब लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो ये फार्मूले दो हैं जो कि एपी से संबंधित है, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो 6 चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स, त्रिभुज। वैसे तो इसमें ज्यादातर क्या क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, एक नंबर में देखो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। एक तो पाइथागोरस थ्योरम जो इंपॉर्टेंट होती है, बचपन से पढ़ते आ रहा है, स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल। और दूसरा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक त्रिभुज के अंदर यानी ट्राइंगल के अंदर के प्रमेय है। इसमें क्या होता है कि एक के पैरेलल दूसरी रेखा होगा ट्राइंगल के, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, यानी प्रोपोर्शन करती है। जैसे एडी बटे डीबी इक्वल टू हो जाएगा एई अपान ईसी, समझ में आ रहा, ये छोटा वाला बटे ये छोटा वाला, ये छोटा वाला बटे ये छोटा वाला। तो एक तो ये चीज
ठीक है। इसके अलावा ये चीज तो आपको पता चल गई। इसके अलावा इसमें सिमिलैरिटी की थ्योरम, सिमिलैरिटी समझ रहे हैं, सिमिलैरिटी की थ्योरम भी काम आएगी। सिमिलैरिटी क्या होता है? दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, सिमिलर कंडीशन क्या होती है? या तो ए उसकी हो या उनकी साइडों का रेशियो इक्वल हो। तो क्या होता है? उसकी पूरी भुजा, मान लीजिए ये जो ट्राइंगल है, सिमिलैरिटी थ्योरम आप ये भी चेक कर लीजिएगा, मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। सिमिलैरिटी थ्योरम को भी अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? दो ट्राइंगल्स को क्या करना है? सिमिलर करना है। इसके अलावा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, सिमिलर कब होते हैं, ये सब आपने अच्छे से पढ़ रखा है। इस चैप्टर में से मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन बीपीटी थ्योरम से पूछे जाते हैं। इस थ्योरम में ये छोटा वाला बटे ये छोटा वाला, ये छोटा वाला बटे ये छोटा वाला, ये याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से इस पर करना क्वेश्चन। अगला चैप्टर है बच्चों हमारा 7th चैप्टर, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित है। इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या है? एक डिस्टेंस फार्मूला है, दो बिंदु दिए होंगे, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं के क्या दिए होंगे? कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग x1 y1 और x2 y2 मानेंगे, और फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस जो कि d मानेंगे, और d निकाल लेंगे हम लोग इस फार्मूले से, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से डिस्टेंस फार्मूला है, याद रखिएगा बच्चों। इसके अलावा सेक्शन फार्मूला है, जो कि m1 m2, एक सीधी रेखा है, इस पे दो बिंदु लास्ट के दिए होंगे जो कि x1 y1 के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई बिंदु दे देगा, कोई भी कहीं पे भी बिंदु दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा इसके कोऑर्डिनेट बताइए, कैपिटल X कैपिटल Y करके दिखाइएगा। तो कैपिटल X की वैल्यू इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे ये दिखा दीजिएगा कि ये जो बिंदु है इस पूरी रेखा को m1 और m2 रेशियो पे काटती है। ये 1:2 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, XYZ पेपर में आपके दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फार्मूले से आप क्या है? कैपिटल X निकाल सकते हैं, इस फार्मूले Y निकाल सकते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का मतलब क्या है? किसी एक रेखा को किसी एक बिंदु द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा रहा है m1 अनुपात में। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास ये 7वें चैप्टर का क्वेश्चन। अगला चैप्टर है बेटा वृत्त संबंधित क्षेत्रफल से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें क्या होता है बेटा? एक सर्कल है, एक वृत्त है, वृत्त का ये सेंटर हो गया O। अब यहां पर देखो बच्चों, इसके दो सेक्टर, दो मतलब फार्मूले पूछे जाएंगे, दो तरह के। एक तो है वृत्त त्रिज्यखंड, एक है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का एरिया यानी सेक्टर का एरिया, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर। और एक बनेगा वृत्तखंड, वृत्तखंड का एरिया हम निकालेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया और किसका बेटा? सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया होगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और सेगमेंट का एरिया होगा, जो सेक्टर का एरिया है ना, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे ट्राइंगल का एरिया। अभी मैं इसको समझा देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फार्मूला आप थोड़ा ध्यान रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो बनाया है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं इसके, और ठीक है। अब देखिए, जो सेक्टर है वो कैसा होगा? ये त्रिज्याओं से बनेगा, त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्याओं से बनेगा। ये देखिए, ये एक त्रिज्या बन गया और ये एक त्रिज्या बन गई, तो ये क्या है? रेडियस है दोनों की, और इस रेडियस द्वारा जो भी कटता है उसे सेक्टर कहते हैं। इस रेडियस द्वारा जो भी कटेगा सेक्टर कहेंगे। ये वाला माइनर सेक्टर है, ऊपर वाला मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेगमेंट क्या है? चलिए यहां पे सेगमेंट समझा देते हैं। सेगमेंट मतलब कोड द्वारा कटता है, कोड द्वारा जो कटेगा वो सेगमेंट कहलाएगा। ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला मैंने आपको दे दिया है। हाँ बच्चों, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली ट्रिक द्वारा पूछे जाएंगे। देखिए, मान लीजिए यहां पे पूछा गया ऐसा, और बोला जाए कि ये जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक बच्चों। ये थीटा जो है नहीं दिया गया, आपको दे देते हैं, सॉरी, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री का। ओके, 60 डिग्री थीटा दिया गया है, और पूछा गया है भैया इसका एरिया बताइए। तो ये जो ट्राइंगल जो बनेगा ना बच्चों, ये ध्यान रखना कि अगर 60 डिग्री का ये एंगल दे रखा है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के हैं। आइसोस्केलेन ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोस्केलेन का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा?
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में सामने की बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे, तो यानी ये भी 60-60 के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो ट्राइंगल बनेगा जो 60 डिग्री दिया हुआ है, ये ट्राइंगल आपका एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 9th में पढ़ाया गया है 3/4 a²। तो ये फार्मूला डायरेक्ट पुट करना, क्योंकि एक नंबर में ये पूछा जा सकता है। अगर ट्राइंगल का एरिया अगर पूछा जाए तो 3/4 a² डायरेक्ट ट्राइंगल के एरिया निकालना, और बाकी θ/360 πr² तो आप लगाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर लेना, इन दो फार्मूले से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास अगला है कुछ ठोस से संबंधित क्या है, एरिया रिलेटेड है, यानी वृत्तों का क्षेत्रफल है। इसमें क्या निकालना होता है, आयतन। दो चीज निकालनी होगी, एक तो वॉल्यूम और एक आयतन। तो ये क्या है बच्चों, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या चीज होती है, पहले तो ध्यान रखो, सिलेंडर में होगा एच दिया होगा, ठीक, यहां पर आर दिया होगा, ये दो चीज अवेलेबल होती है सिलेंडर में बच्चों। दो ही डायमेंशन होती है, वो क्या, एच और आर। इसी एच और आर से हम इसका वॉल्यूम भी निकालेंगे और इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया भी निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, एरिया और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वो सरफेस होता है जैसे सिलेंडर का, वो सरफेस एरिया जहां पर आप पेंट कर सको। ब्रश लो और जिस हिस्से में ब्रश जा रहा है ना, वो सब क्या कहलाता है बेटा, वो सब सरफेस कहलाता है। अब जैसे यहां पर इस बेलन में अगर हम सरफेस करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक होलो सिलेंडर टाइप में है, और सिलेंडर का अगर हम एक सरफेस, तो ये है जो ऐसे घुमा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, CSA। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πr × h। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला। ठीक है बच्चों, इसके बाद टोटल सरफेस पूछे, यानी TSA पूछे, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस में TSA में क्या जोड़ देना बेटा, दो ढक्कन, बस एक ढक्कन जो कि सर्कल के आकार का, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो क्या किया हमने, 2πr × h। ये CSA में टोटल सरफेस पूछा ना, तो CSA भी रहेगा, और क्या हो जाएगा 2πr²। ये क्यों लिया, ये दो ढक्कन है, अगर एक ढक्कन हो, ढक्कन ना हटा हो तो केवल πr² लगा देना। दोनों ढक्कन की बात कर रहा है तो 2πr लगा देना। एनसीईआरटी में ये फार्मूला इस तरीके से दे रखा है, 2πr अलग ले लिया, h+r लिख दिया। ये भी याद कर लो, काम चल जाएगा, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा। इससे आपको ये पता रह रहा है कि भैया 2πr CSA है किसका, बेलन का, सिलेंडर का CSA, और 2πr² क्या है, दोनों ढक्कन का एरिया। दोनों को जोड़ दिया, टोटल सरफेस एरिया निकल आया किसका, सिलेंडर का। इसके अलावा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम का सिर्फ एक ही फार्मूला बेटा, क्या है, πr² × h। देखिए यहां हर चीज क्या है, r और s से निकल जा रही है। तो याद रखना बच्चों, सिलेंडर में सिर्फ r और h आपको मिल जाए तो आप इन फार्मूले के द्वारा उसका CSA, TSA और वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसके अलावा बच्चों अब हम बात करें कोण की, तो कोण में क्या क्या चीज गिवन होगा। एक तो बेटा देखो ध्यान से, स्लैंट हाइट जिसको L दिखाते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ये गिवन होगी। या एक सिंपल ऊंचाई जिसको हम लोग 90 डिग्री से दिखाएंगे, मतलब ये हमेशा 90 डिग्री रहती है, उसको S से मानते हैं, H हाइट। और एक क्या गिवन होगा बेटा, R। तो यहां शंकु में तीन चीजें होती है बेटा, L, H, R, तीन चीजें अवेलेबल होती है। अब तीन चीजों में इसमें अब देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो CSA क्या होगा इसका, CSA। तो कर्व सरफेस, आपने आइसक्रीम पकड़ी होगी, आइसक्रीम का जो हिस्सा आप पकड़ते हो दैट इज कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जो हिस्सा पकड़ते हो वो कर्व सरफेस एरिया है, और वो हो जाएगा आपका πrl। वो फार्मूला क्या हो जाएगा, πr है, कर्व सरफेस एरिया। और वहीं अगर टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया बहुत सिंपल है बेटा। आप ये कोण के ये हिस्सा जो नीचे तली वाला हिस्सा है ना, बेस जिसको बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, मतलब सॉरी बेस वाला जो एरिया है वो कौन सा है एरिया, कैसा सरफेस है उसका, सर्कल के आकार का। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया और जोड़ दो, तो ये बन गया TSA ऑफ किसका, कोण का। कोण का TSA निकालने का πrl + πr²। एनसीईआरटी में इसको ऐसे दे रखा है, πr कॉमन ले लिया तो L + r। इस प्रकार से ये भी फार्मूला दोनों याद कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कैसे बना। ठीक है, इसके अलावा इसका वॉल्यूम याद रखना है। तो वॉल्यूम बिल्कुल सही है, आप क्या करो, बेलन का वॉल्यूम याद कर लो और इसमें 1/3 का डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 πr² × h। यानी वॉल्यूम के फार्मूले में L की कोई रोल नहीं है,
और यहां पर देखना बेटा, यहां पर जो एल एच आर जो है ना 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से, तो ये कैसा है, एक ट्राइंगल समकोण, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय जो आपने पढ़ी है ना उसके अकॉर्डिंग बना होता है। हो सकता है एल दिया हो, एच दिया हो, आर निकालना पड़ जाए आपको, तो इस फार्मूले से आप ये भी निकाल लोगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, यानी गोले की। गोले में सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल होती है बच्चों, आर। मजा आ गया, एक ही चीज अगर अवेलेबल हो तो दिक्कत ही नहीं होती है। आप टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया टोटल क्यों नहीं लिख रहे? अरे भैया इसमें एक ही सरफेस होता है घुमा हुआ, कहां से कोई दूसरा सरफेस होता है ना। तो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और तो और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अरे वॉल्यूम तो बताओ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना यहां स्क्वायर यहां क्यूब, ये सरफेस एरिया है, क्योंकि ये क्या है, सरफेस एरिया, ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या है, ये वॉल्यूम यानी आयतन। ये क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन। हिंदी भाइयों के लिए लिखना थोड़ा जरूरी होता है, नाराज हो जाते हैं, आयतन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये हो गया। अगर ये गोला मान लीजिए आधा काट दिया जाए, यानी इस तरीके से शेप कर दी जाए, आधा काट के इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर। क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। अब अर्धगोले पे सरफेस, अब एक सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, सपाट हो जाएगा, यानी सर्कल के आकार का हो जाएगा। तो अर्धगोले का जो सरफेस एरिया होगा बच्चों, यहां पर अर्धगोले का सरफेस एरिया अब यहां पर दो हो जाएगा, सी एस से हो जाएगा और एक टी एस से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सी एस से तो एक तो कटोरा देखा है ना आपने, ऊपर ढक्कन लगा दो तो वो बन गया आपका क्या, एक अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर बन गया। अब ऊपर वाला ढक्कन क्या है, प्लेन है एकदम, और नीचे वाला क्या है, कटोरा वक्र है यानी घुमा हुआ है, इसे बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे का आधा, पूरे गोले का आधा कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व तो है ही, और ऊपर ढक्कन, ढक्कन कैसा है, सर्कल के आकार का, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया किसका, अर्धगोले का। ठीक है बच्चों, याद रखना। इसके अलावा वॉल्यूम तो बहुत सिंपल, इसका भी वॉल्यूम निकाल लो। पूरे का वॉल्यूम था 4/3, आधे का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत सिंपल, ये वॉल्यूम निकाल गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपकी किताब में जो है 1 2 3 4 ये 4 फिगर है, इसी से फिगर बना बना के आपको दिया जाएगा। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, और बेसिक में 1 नंबर के क्वेश्चन में इनमें से जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट फार्मूला। हाँ बच्चों, एक चीज मैं यही आपको और बताना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं, तो आपको फार्मूले याद तो रहने चाहिए, एटलीस्ट फार्मूले के नंबर तो एग्जामिनर दे के जाए, है ना। तो फार्मूले जरूर लिखिएगा, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप दोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, वॉल्यूम में, तो उसमें आप जरूर फार्मूले लिख दीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों। अगला चैप्टर है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में मेन क्या, माध्य, दो तरीके से, 3 तरीका है वैसे, पग विचलन विधि है वो नहीं बताता, बच्चों में ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। आप ये करो कि 2 अच्छी तरह से तैयार कर लो। एक डायरेक्ट मेथड है जो कि एक्स फार्मूला है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और एक है एज्यूम मीन मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि यानी काल्पनिक माध्य विधि बोल सकते हैं इसको, कल्पित माध्य विधि। और इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास एक प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि के ये 2 फार्मूले हैं, इसको बच्चों याद कर लेना। अभी मैं बताता हूं क्या आएगा। बाकी माध्यक निकालने का एक फार्मूला ये है, सी एफ क्या होता है, एल क्या होता है, एच क्या होता है, ये सब आपने पढ़े रखा होगा। बहुलक निकालने का यानी मॉड निकालने का, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मॉड निकालने का फार्मूला ये हो गया। ठीक है, ये 3 फार्मूले हो गए। अब हम मुद्दा करते हैं कि पेपर कैसा आएगा। पेपर में 2 चीजें आएंगी। ठीक है, 2 चीजें आपको गिवन होंगी। एक तो दिया होगा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया होगा, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। एक तो वर्ग अंतराल दिया होगा जो कि ऐसे दिया होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50 ऐसे दिया होगा ना। और यहाँ पे जो नीचे चीज दी होगी वो क्या होगी, एफ आई होगी। जो यहाँ पे चीज दी होगी मतलब 5, 8, 10 जैसे ये चीज होगी, एफ आई दी होगी। ठीक, तो ये जो है ये है क्लास वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। अब इसमें क्लास इंटरवल मान लीजिए ये है 10 से 20। अब इसको क्या करोगे, इसको ऐसी तालिका में व्यवस्थित करोगे, ये एफ आई का बनाओगे खाना,
ये xi का खाना बनाओगे और यहां बनाओगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। अब क्लास इंटरवल पे आपने 10 से 20 माने लिख दीजिए, 20 से 30 लिख दिया, इस तरीके से यहाँ सजा लोगे, यहाँ पे नंबर सजा लोगे जो भी दिए होंगे, 4 5 जो भी दिए होंगे, 6 7। अब xi निकालने के लिए क्या करेंगे, xi निकालने का बेटा ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट यानी उच्च वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा, दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दो, xi निकल जाएगा। जैसे 10 और 20 को जोड़ा 30 हो गया, 30 में 2 का डिवाइड कर दिया 15, इस तरीके से एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपके पेपर में जो दिया होगा ना यहाँ संख्याएं, उन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देना, जिसको हम लोग कहते हैं निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देना, xi निकल जाएगा। तो xi इसी प्रकार से पूरा निकाल के यहाँ रख देना बेटा, याद रखना स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, यहां पर भी आपको पूरा करना है, ठीक है। फिर इसके बाद fi xi, डायरेक्ट विधि में fi xi यहां डायरेक्ट निकाल लेना, दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना, टोटल कर लेना, ठीक है, टोटल कर लेना, वो जो निकलेगा वो आएगा सिग्मा fi इंटू xi निकल आएगा वो हमारा, और वो चीज, और यहां पर fi का टोटल कर देना, ये क्या हो जाएगा सिग्मा fi, फार्मूले में रख देना, डायरेक्ट मेथड से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज्यूम मीन मेथड, यानी फिर एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा ना, कल्पित माध्य विधि में ये खाना नहीं बनेगा आपका, इसमें डायरेक्ट क्या बनाओगे, यहां पर आप बनाओगे डी का खाना, डी का, ठीक है, ये तालिका बनाओगे, रो बनाओगे डी का। और डी कैसे निकालेंगे, डी निकालते हैं a माइनस xi, ठीक है। a क्या होता है, ये जो भी निकालोगे ना, मान लीजिए 25 आ गया, यहाँ 35 आ गया, जो भी निकालोगे a, इनमें सबसे बीच वाले नंबर को a मान लेना, अपने आप से, काल्पनिक है, a मान लेना, a उसी a में से xi पहला वाला घटाना, दूसरा वाला घटाना, तीसरा चौथा सब घटा घटा के यहाँ लिख देना। उसके बाद एक और खाना बनाओगे, वो कौन सा खाना होगा, वो कौन सा खाका होगा बेटा, ये आपने बनाया, और यहां पर क्या करोगे fi मल्टीप्लाई डी, ये नया खाका बनाओगे, और ये क्या हो जाएगा डी जो निकलेगा, डी जो भी निकलेगा, मान लीजिए यहाँ 55 निकला, यहाँ 65 निकला, जो भी निकला, इसका और इसका गुणा कर दोगे, दोनों का यहाँ सजा दोगे, और फिर इसको टोटल करके फार्मूले में पुट कर देना, तो यहां पर भी आपका मीन निकल आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी से है, प्रायिकता से है। यहाँ पे क्या है, घटनाएं होने की संभावना या ना होने की संभावनाएं पूछी जाएंगी 1 नंबर के प्रश्न में। मैं ये जो वीडियो बनाया है, मैंने आपको पूरे 1-1 नंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है बच्चों। फुल वीडियो के लिए तो टाइम थोड़ा कम था, कंजक्टिव वायरस की वजह से मैं थोड़ा ग्रसित था पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से मैं वीडियो आपके लिए नहीं ला पाया। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-1 नंबर वाले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर सके, बाकी आगे सपोर्ट किया जाएगा। तो घटना होने की प्रायिकता, यानी कि जो नंबर ऑफ इवेंट्स है निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो नंबर ऑफ आउटकम, जो आने वाली संभावनाएं हैं, आने वाली संभावना बटे कुल संभावनाएं नीचे रखनी है, कुल संभावनाएं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट नीचे रखना है, डिवाइड कर देना है। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही आएगी बेटा। अगर किसी घटना होने की 100% चांसेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। किसी घटना के 100% होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, ध्यान रखना। इसको परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज में भी चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा घटना ना होने की प्रायिकता कभी पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कोई इवेंट्स ना होने की, तो वो क्या हो जाएगा, जो होने की प्रायिकता है उस एक में से उसको घटा दो, एक में से जो होने की प्रायिकता उसको घटा दो, तो आपको घटना ना होने की प्रायिकता पता चल जाएगी। यही है पीई। अब पीई के ऊपर डैश लग जाए, ये डैश लग जाए ना, तो ना होने की प्रायिकता, पीई केवल होने की प्रायिकता है और पीई डैश ना होने की प्रायिकता है। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी चैप्टर के इन्हीं में से कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको भी ठीक से कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मेरे द्वारा बताया गया आपको 1 से लेकर 15 तक का चैप्टर का जो फार्मूला है मैंने आपको बताया, ये फार्मूले से ही आपके 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ना बच्चा। तो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो एग्जाम शुरू होने से 1-2 घंटा पहले देखना है, ताकि आपके पूरे फार्मूला आपके रिवाइज हो जाए। और इसके अलावा प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और अपने अन्य दोस्तों को भी जरूर इसमें जोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।